हुआ खुला। पेज 276। ओके। What was the tax GDP ratio in financial year 2021-22? टैक्स जीडीपी रेशियो पूछा गया। ये भी देखिए, टैक्स जीडीपी रेशियो भी कई बार पूछ दिया जाता है इंडिया का, तो इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। टैक्स जीडीपी रेशियो फर्स्ट चैप्टर में ये डेटा मिल जाता है, मैंने मार्क करवाया है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है। टैक्स जीडीपी रेशियो होता है, जीडीपी तो जान रहे हैं कि जीडीपी कितना है, टैक्स कितना अर्निंग हुआ गवर्नमेंट का होने वाला है, तो टैक्स बाय जीडीपी का रेशियो को, यानी कि जीडीपी के प्रोपोर्शन में टैक्स कितना हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी एक इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है कि इतना जीडीपी हो रहा है तो टैक्स कितना उससे हमें सरकार को मिल रहा है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे अभी पूछा है कि व्हाट वाज टैक्स जीडीपी रेशियो इन फिनेंशियल ईयर 21-22, 2021-22 में टैक्स जीडीपी रेशियो कितना था भारत में। तो इसमें नन ऑफ अबव है। टैक्स जीडीपी रेशियो जो है वो लगभग 10% के आसपास ये एस्टिमेट था, तो इसमें 10.9% एक दिया है, तो ये हो जाएगा। इसमें आंसर ई दिया है लेकिन 10.9% दिया हुआ है, तो वही हो जाएगा आपका जो है। और ये जो क्या है कि ये एस्टिमेट होते हैं, ये 0.1% के आसपास 0.12% घटते जाते, ऊपर बढ़ते घटते हैं, तो हमें मिला जुला के देख लेना होता है कि आसपास में फिगर कौन सा है। तो जैसे 10 पॉइंट कहीं आपने 8 देखा, कहीं कुछ देखा, तो 10.9 अगर दिया हुआ तो उसको हम मार्क कर देंगे। Which one of following taxes is the largest source of revenue in India? इंडिया में गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा इनकम किस टैक्स से होता है, किस टैक्स से सबसे ज़्यादा इनकम होता है, तो वो जो है आपका ये जो है एक्चुअली इसमें आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको दे दिया है। इसमें आंसर जो है, तो ये अगर हम उस साल के लिए हम देखें, उस साल के लिए पर्टिकुलर एक्साइज था, ठीक है, उस साल के लिए, यानी ये 2005 का सवाल है, तो 2005 पर्टिकुलर ईयर के लिए उस साल सबसे बड़ा सोर्स जो था वो एक्साइज ड्यूटी था। लेकिन वैसे अभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभी सबसे ज़्यादा किससे इनकम हो रहा है, तो वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा नहीं क्योंकि टैक्स वगैरह भी चेंज हो गया, अब जीएसटी आ गया, तो अब आपका आएगा तो जीएसटी है कॉरपोरेशन। अभी आप इसमें लेटेस्ट सर्वे में देख लेंगे, मैंने कराया भी था रिवाइज, आपको फिर से उसको मैं आपको करा दूंगा। टैक्स सबसे ज़्यादा सोर्सेज मैंने अलग से कुछ आपको उसमें भेजा था, बजट हाइलाइट्स करके, ये बजट हाइलाइट्स या हाँ बजट हाइलाइट्स ही होगा, तो उसमें जो है आपको या कुछ इन्फोग्राफिक्स चार्ट वार्ट अलग से भेजा होगा, उसमें दिया होगा ये आपको सर्कल चार्ट के रूप में कि कितना टैक्स कहाँ से गवर्नमेंट को आ रहा है, यूनियन गवर्नमेंट। तो लार्जेस्ट जो सोर्सेज हैं जीएसटी, कॉरपोरेशन और इनकम टैक्स, ठीक है, जिसमें कि लार्जेस्ट है जीएसटी डेफिनेटली। तो आज के डेट में इसका आंसर होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ रहा है। देखिए ये भी हमें जानना होता है, मेजर जो बड़े इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं उनमें कौन सा सेंट्रल का टैक्स है, कौन सा स्टेट का टैक्स है, क्या है, वो हमें जानना होता है। यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। इनकम टैक्स तो आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको लगाती है। लैंड रेवेन्यू
कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। तो देखिए लैंड जो है वो स्टेट के अंदर में टॉपिक दिया गया है, ठीक है। लैंड जो है या लैंड रेवेन्यू, ज़मीन पर जो टैक्स लगता है, जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो बटे हुए हैं। कुछ सेंटर के पास सब्जेक्ट्स हैं, उसकी लिस्ट को कहते हैं यूनियन लिस्ट। कुछ स्टेट के पास हैं पावर्स सब्जेक्ट पर कानून बनाने के, तो वो है स्टेट लिस्ट। और कुछ दोनों के पास है, दोनों में कोई भी बना सकता है, उसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो लैंड रेवेन्यू जो ज़मीन, क्योंकि ज़मीन भाई किसी जगह से जुड़ा होता है, तो वहाँ जो उस जगह का सरकार होगा वही उसका दखल देगा। तो इस तरह भी समझ सकते हैं कि लैंड रेवेन्यू जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के इसमें है, उस पर टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और लेती है। बाकी एक्साइज ड्यूटी क्योंकि ये रिसोर्सेज के यूज़ से होता है, कस्टम ड्यूटी ये सीमा पार करने से होता है, ये सब यूनियन गवर्नमेंट का टैक्स है। इनकम टैक्स भी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का टैक्स है, लेकिन लैंड रेवेन्यू ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो ये स्टेट का है, यानी यही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। ये पूछ रहा है कि कौन सा टैक्स है जो कि कानूनन वो लगाया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसको कलेक्ट और जमा कौन करता है? स्टेट्स, यानी लोगों से लेना और उसको जमा रखना, वो करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करता है। ऐसा कौन सा टैक्स है? स्टैम्प ड्यूटी, पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स, टैक्सेस ऑन न्यूज़पेपर्स, नन ऑफ अबव। तो स्टैम्प ड्यूटी जो होता है, स्टैम्प ड्यूटी किस लिए लिया जाता है? कोर्ट्स का ऑपरेशन के लिए लिया जाता है स्टैम्प ड्यूटी, न्याय व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए। और न्याय व्यवस्था की बात कर रहा है तो वो किसके अंदर में आता है? आपका यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में। तो स्टैम्प ड्यूटी जो होता है वो लगाया तो जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कलेक्शन और जमा किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट। आप यहाँ जाते हैं पटना, आप कचहरी में जाते हैं, स्टैम्प पेपर खरीदते हैं, तो वहीं ना पैसा जमा करते हैं, तो वहाँ कौन उसको लेता है? पैसा लेता है वहीं कचहरी, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो वहाँ ऑफिस होता है वो लेता है। तो वो पैसा लिया जाता है, जमा किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कानूनी रूप से लगाया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कानून से। बाकी पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद टैक्सेस ऑन न्यूज़पेपर्स ये केंद्रीय सरकार लगाती है और वही लेती भी है। देखिए फिर है, विच कमिटी रिकमेंडेड इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF कहते हैं इसको। RBI पढ़ाएंगे तब इस समय आपको ये बताएंगे, RBI का एक ये तरीका होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि किस कमिटी ने इंटरिम यानी टेम्पोररी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में सुझाव दिया था? तो इसका आंसर है, याद कर लीजिए, नरसिम्हन कमेटी। और ये आपको हम सब RBI, ये भी टॉपिक थोड़ा बचा हुआ है बताना, RBI और उसका कामकाज होता है और उससे जुड़ा हुआ जो थ्योरी है करा दें। नेक्स्ट है, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। सर्विस टैक्स किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये याद रखना है, राजा चेलैया कमिटी, राजा जे चेलैया कमिटी। बॉक्स में दिया हुआ है आपको, इसका डेट भी दिया हुआ है। सर्विस टैक्स कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 1994 से। 94 में हम लोग को याद है सर्विस टैक्स लगा था, और हम लोग सुने थे कि नया नया एक टैक्स आ गया है जिसको सर्विस टैक्स कहते हैं। हम लोग उस समय सोच भी नहीं सकते थे इसके बारे में कि भाई सर्विस टैक्स भी लग सकता है।
हम लोग उससे पहले तक जो भी थोड़ा लिमिटेड जानते थे, हालांकि हम लोग छोटे थे, और लेकिन हम लोग ये सोचते थे, मतलब जितना नॉलेज था उस समय, इकोनॉमी इतना कहाँ ज़्यादा पढ़ाई होता था। क्लास मतलब हम लोग पढ़े हुए थे उस समय, हम लोग थे, लगता है कि नहीं, उस समय तो 94 में आया ना, हाँ, तो उस समय हम लोग 7वीं 8वीं में रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि जितना, चूँकि हम पढ़ने में अच्छे थे, जानकारी थी, काफ़ी क्विज़ वगैरह में हम पार्टिसिपेट करते थे, तो काफ़ी समझ थी। बाकी बच्चों को तो इतना समझ भी नहीं था, लेकिन कहने का मतलब है कि हम लोग ये सोच नहीं सकते थे। टैक्स हम लोग समझते थे कि ठीक है भाई, एक तो इनकम टैक्स होता है कमाई हुआ, तो दूसरा टैक्स का मतलब है कोई सामान खरीदा बेचा तो उस पर टैक्स लगाए। अब ये सर्विस पर कैसे टैक्स लगाएगा कि जिसमें ना कोई सामान बनाया, ना कोई यूज़ किया। अब भाई हमने किसी को, डॉक्टर पेशेंट देखे, वकील ने कोई एडवाइस दिया, उसके लिए क्यों टैक्स देगा वो? तो हम लोग के लिए उस समय सर्विस का बहुत कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ था इंडिया में, और ऐसे भी उस समय तो ये कंसेप्ट ही नहीं था इस तरह का। तो भाई सामान पर टैक्स लगता था, ठीक है, तो जो चीज़ सामान ही नहीं है उसका क्या टैक्स? हम लोग इस तरह से उस समय सोचते थे कि ठीक है, कोई चीज़ हमने खरीदी तो उस पर टैक्स देना बनता है कि हाँ भाई प्रोडक्शन हुआ, कोई चीज़ हुई। अब ना कुछ खरीदा ना बेचा और फिर भी टैक्स दो। तो ये हम लोग को कई साल मतलब मैं अपनी ही बात बताऊं कि मुझे 5 6 7 साल के बाद धीरे धीरे ये आइडिया दिमाग में घुसा कि मतलब सर्विस टैक्स का क्या महत्व है, या सर्विस टैक्स भी लगेगा, अब देना पड़ेगा। तो शुरू में आया था और हम लोग को फेस करना पड़ता था। कहीं के भी हम लोग जाते थे, बड़े बड़े होटलों रेस्टोरेंट सब में खाने पीने जाते थे, तो वहाँ एक नया देखे कि भाई अब बिल आ रहा है तो उसमें जोड़ के अलग से आ रहा है। पहले तो बिल भारी लगता था वैसे ही देना, अब उसके बाद नीचे जोड़ के दे रहा है सर्विस टैक्स। अरे भाई, तो हम तुम्हारे यहाँ खा रहे हैं, मेनू का आइटम तुम्हारा कॉस्ट दे तो रहे हैं, अब सर्विस टैक्स की चीज़ का जोड़ रहा हूँ। हम लोग को बड़ा या करता था शुरू में कि बिल है उसके साथ साथ अलग से एक और बढ़ा के जोड़ दे रहा है सर्विस टैक्स, ये क्या तरीका है? हाँ, तो उस समय हम लोग को बहुत अखरता था, क्योंकि ऑलरेडी भाई हम कह रहे हैं कि आप जो भी पैसा कीमत तो अपना हर चीज़ का ले ही रहे हो, तो ये टोटल आप मेनू का बिल बनाने के बाद फिर उसमें सर्विस टैक्स जोड़ दे रहे हो और अलग से। तो उस समय मतलब काफ़ी पहले की बात है, 90s की, तो मान लीजिए 200-250 रुपये का बिल आया और उसमें वो 20-25 रुपये और जोड़ देता था। तो लगता था कि अरे भाई, ये तो तुम पहले से ले लिए हो और उसके बाद तुम 20-25 रुपये और जोड़ दे रहे हो फ्री फंड का, हैं बताओ। तो काफ़ी अखरता था हम लोग को, लेकिन तो उसमें था कि कुछ रेस्टोरेंट शुरू में ऐड करते थे, और रेस्टोरेंट से ही आम पब्लिक के शुरुआत हुआ था। आम पब्लिक के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आम पब्लिक है कि खाने पीने बाहर जाते हैं कहीं भी, और तो जो ब्रांडेड रेस्टोरेंट, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते थे, होटल होते थे, उनमें ये शुरुआत किया गया था। तो हम लोग है कई बार कहीं जाते थे तो कहीं रेस्टोरेंट में गए वहाँ जोड़ दिया, कहीं गए वहाँ तो नहीं जोड़ा। तो हम लोग को लगता था अरे भाई ये क्या घोटाला है, कहीं ये लोग तो नहीं लेता है ऐसा, और यहाँ जो है तो जोड़ दिया है अलग से सर्विस टैक्स भी। तो ये सब शुरू में अजीब लग, लेकिन धीरे धीरे फिर हुआ कि सभी रेस्टोरेंटों ने इसको करना शुरू कर दिया। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट ये रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि पब्लिक जनरली ज़्यादातर जो बाहर का वो सर्विस लेती है, खाने पीने की चीज़ें खाने पीने जाते हैं, तो वहाँ पर ये अफेक्ट किया। सबसे पहले शुरुआत रेस्टोरेंट से ही हुआ था, और उस समय हम लोग जाते थे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में, तो उसमें ये चीज़ हमें, अब नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाइए, उसमें जाइए तो वो सब तो कुछ नहीं, ये सब करता था, जोड़ता उड़ता था। और हाई फाई उसमें चले जाइए तो अलग से सर्विस टैक्स जोड़ देता था। बताइए भाई, अब साला खा रहे हैं 200 रुपये का चीज़ और उसमें 20-25 रुपये एडिशनल आप जोड़ दे रहे हो कि भाई सर्विस टैक्स है। उस समय हमको लगता है कि 5% या 8% जोड़ता था सर्विस टैक्स, या 10% था। तो जो भी था, मतलब वो भी उस समय जो है हम लोग स्टूडेंट्स थे, और तो काफ़ी खर्च लगता था वो सब चीज़ उस समय। खैर, तो
वहाँ से शुरुआत हुई थी सर्विस टैक्स की, याद आया जब इन्होंने लिखा है। और हम लोग स्टूडेंट थे संजोग से उस समय, तो स्टूडेंट को तो जानते हैं कि एक एक पैसा खर्चता है। अब एक बार का मुझे ऐसे सिचुएशन याद आ गया कि हम लोग लखनऊ में थे, और लखनऊ में हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम हम लोग का होने वाला था। तो एक्चुअली लखनऊ में हम लोग इसलिए थे कि नैनीताल में तो बर्फ़ जमी रहती थी, तो इसलिए वहाँ ठंड में उतना पॉसिबल नहीं होता था। तो बोर्ड एग्ज़ामिनीज़ के लिए जो है 2 महीने के क्लासेस विंटर में, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी लगभग 2-2.5 महीने लखनऊ में चलता था। और उसके बाद जब बोर्ड एग्ज़ाम मार्च में आता था, उस समय हम लोग नैनीताल जाते थे, तो वहाँ बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती थी। तो लखनऊ में थे और हम लोग गए थे कहीं बाहर, लखनऊ में ही खाने पीने गए हुए थे। एक मोती महल हम लोग रहते भी थे वहाँ, एक बिल्डिंग था बहुत शानदार, बड़ा सा मोती महल नाम था उसका, नामी है काफ़ी। तो उसी में एक फ्लोर, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो रेक्टेंगुलर शेप में है चारों, तो एक फ्लोर उसका, 1 या 2 फ्लोर हम लोग के लिए ले लिया जाता था। मतलब एक फ्लोर का मतलब समझिए, उसके एक फ्लोर में होंगे 40 से ज़्यादा कमरे होंगे। तो एक कमरे में 2 बच्चे रहते थे। तो चूँकि 10th और 12th वालों को दोनों के लिए होता था, तो बोर्ड एग्ज़ामिनीज़ जो होते थे। मोती महल, फिर वो एक रेस्टोरेंट था, वहाँ गए थे खाने के लिए, हजरतगंज में, लखनऊ पे। बैठे हुए हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे, हम और एक और फ्रेंड थे। तो सामने एक लेडीज़ अपनी बेटी के साथ कुछ खा रही थी सामने वाले टेबल पर। तो संजोग से हम उसको फेस, मतलब मेरा फेस उनके तरफ था, तो मैं खा रहा था नॉर्मली, तो वो लेडीज़ हमको अजीब ढंग से घूर रही थी। तो हमको लगा कि, पहले हम नोटिस नहीं किए, मतलब हम लोग अपना गपशप करते हुए खा रहे थे, फिर मुझे लगा कि वो अजीब ढंग से घूर रही है। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि देखो लेडीज़ है, पता नहीं क्यों अजीब ढंग से घूर रही है। तो पता नहीं क्या उसको फील हुआ कि उनकी बेटी थी। हम तो मतलब देखिए, कहीं आप शांति से बैठ के खा भी नहीं सकते। कहने का मतलब है कि हम खा रहे अपना शांति से, और लेडीज़ को लग रहा, पता नहीं क्या लग रहा था, तो वो हमको अजीब ढंग से घूरे जा रही थी। तो बहुत कुछ, मतलब पब्लिक बहुत अजीब सा होता है पब्लिक में कुछ। कभी एक बार ऐसे ही एक मेरा दोस्त और हम खा रहे थे, तो एक मेरा दोस्त, बगल में एक फैमिली था, तो उसका बच्ची को लिए हुए था, बच्चा था, बच्ची जो भी था, तो उसको बड़ा क्यूट लगा, तो उसको दुलारने लग गया। तो हम उसको टोके कि अरे भाई, तुम ऐसे किसी के बच्चे को मत दुलारा करो, कोई बोल देगा कुछ तो फिर तुमको बुरा लग जाएगा। तो बड़ा ही अजीब है पब्लिक का भी, क्या कहें किसको क्या अजीब लग जाए, क्योंकि मैंने देखा कई बार ऐसे लोगों को अजीब तरह से रिएक्ट करते हुए। तो इसलिए पब्लिक में, चलिए वो दिन याद आ जाते हैं, कुछ घटनाएं याद आ जाती हैं। आइए चलिए। Which of the following tax is levied by union and collected and appropriate? ये तो हो गया क्वेश्चन, कहाँ से भटक गया दिमाग। सर्विस टैक्स, यस। सर्विस टैक्स was introduced on the recommendation of राजा चलैया कमेटी। सर्विस टैक्स एक बहुत ही माइलस्टोन ये चीज़ था, विश्वास नहीं कीजिएगा। मतलब टैक्स, एक नया तरह का टैक्स लगा देना, लोगों के द्वारा उसको धीरे धीरे, बहुत समय लगा एक्सेप्ट करने में, लेकिन अब तो जानते हैं कि अब हर चीज़ में आपको सर्विस टैक्स जोड़ के ही लिया जाए। अब तो जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उस समय लोगों के लिए भी बड़ा ये था कि भाई डॉक्टर के हम किस चीज़ का टैक्स दें, हम कौन सामान बेच रहे हैं, या जितने भी इस तरह के लोग थे जो कोई कंसल्टेंसी, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो किस चीज़ का हम टैक्स दें भाई। जो टैक्स, बाकी जो टैक्स है, जैसे मान लीजिए कि कोई रेस्टोरेंट वाला ही है, अब वो जो भी चीज़ें खरीद रहा है उस पर तो टैक्स दे ही रहा है।
भाई जो भी चीज़ वो खरीद रहा है, मान लीजिए वो अपना बनाने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए खाने का आइटम, मसाला वगैरह जो भी कुछ खरीद रहा है उस पर तो एमआरपी वो दे रहा है, एमआरपी में टैक्स शामिल होता है। तो हर चीज़ तो हम टैक्स दे ही के खरीदते हैं। जो भी वो खरीद रहा है, मान लीजिए सब्जी खरीद रहा है, फल खरीद रहा है, मसाले खरीद रहा है और इस तरह के आइटम खरीद रहा है, तो सबका तो पैसा दे रहा है जिसमें कि टैक्स शामिल है। तो अब वो खाना खिलाने का कौन सा टैक्स दे? तो ये उस समय लोगों के लिए बड़ा अनएक्सेप्टेबल सा चीज़ था। बहुत समय लगा लोगों को एक्सेप्ट करने उस चीज़ को करने में। जो सर्विस टैक्स मुझे ध्यान है इस चीज़ का, क्योंकि हम लोग उस समय स्टूडेंट थे। नेक्स्ट है, विच कमिटी सजेस्टेड द इनैक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ये भी आपको हम करा चुके थे कि 2002 में कंपटीशन एक्ट आया था। और ये हाँ किसके कमिटी वाला आपको नहीं बताया था, आपको कंपटीशन एक्ट के बारे में बताया था कि कंपटीशन एक्ट आया जो कि ये कहता है कि जो भी व्यापार कर रहे हैं, कंपनी है या जो भी कोई आदमी है व्यापार कर रहे हैं, तो सबको एक बराबर जैसा मौका मिलना चाहिए, सबके लिए एक जैसा माहौल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको आप बहुत फ़ायदा दे रहे हैं या बहुत अलग ढंग से उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसके लिए नियम कानून, और जो सामान्य गरीब व्यापारी है उसको आप जो है उसके लिए अलग नियम कानून, ऐसा नहीं। या उसको आप जैसे होता है ना कि बड़ा दुकानदार वाला होता है, जैसे मैंने देखा इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर। मैं आपको बताता हूँ छोटा सा। हम लोग जब दिल्ली में तैयारी करते थे IAS का, तो वहाँ पर बत्रा मुखर्जी नगर है, उसमें बत्रा सिनेमा है, वहाँ पर लोग जमा होते थे सुबह शाम चाय पीने के लिए, बैठ के गपशप किए अपना, या वहाँ मार्केट है कुछ खरीदे, बुक्स वगैरह जो भी है। वहाँ पर जो है एक लिट्टी वाला था, एक उसने ठेला लगा के लिट्टी बेचना शुरू किया। पहले वहाँ खाली चाय पराठे ये सब बिकते थे, तो लिट्टी का ठेला लगाया, बेचना शुरू किया। तो उसका लोगों ने देखा, बच्चों ने कि अच्छा भाई लिट्टी बनाता है और ठीक रहता है क्वालिटी, तो खाना उसे शुरू किया, उसका चलने लग गया धंधा वहाँ। अब वो सिंपल कुछ नहीं, लिट्टी बस बनाता था सिंपल सा और बेचता था, और उसके यहाँ भीड़ लगने लग गई, काफ़ी चलने लग गया उसका, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी वहाँ पर जमा, दिन रात जमा रहते थे स्टूडेंट। तो खाने पीने का वहाँ पर इस तरह का कुछ ठीक ठाक नहीं था, मतलब होटल रेस्टोरेंट ये सब थे लेकिन हल्का स्नैक्स टाइप इस टाइप का। और लिट्टी खास करके, क्योंकि दिल्ली में देखिए पहले लिट्टी उट्टी कोई पूछता नहीं था। इधर मैंने देखा पिछले 20 साल में वहाँ लिट्टी के काफ़ी दुकान, अच्छे अच्छे दुकान वगैरह खुल गए दिल्ली में, हमारे सामने की बात है। नहीं तो पहले कौन वहाँ लिट्टी पूछता था। तो उसका लिट्टी का चलने लग गया काफ़ी, हम लोग भी खाते वाते थे। तो वहाँ कुछ लोग जो है पैसे वाले जो वो देखे इस बात को कि भाई लिट्टी का तो उसका ठेला खूब चलता है, उन्होंने क्या किया, बढ़िया सा स्टॉल, बिल्कुल जैसे आजकल गाड़ी वाड़ी में लगा के नहीं होता है, गाड़ी में ही स्टॉल बना दे, उस टाइप का स्टॉल बना के लिट्टी का शुरू कर दिया। अब वो शुरू किया तो लोग वो शुरू किया, फिर भी उसके पास लोग नहीं जाते थे, उसी के पास जाते थे, जबकि वो साधारण सा ठेला में बिल्कुल खाली लगता था जैसे कैसे आप भुजा वाले बेचते रहते हैं ठेला, खाली कोई उसका कुछ नहीं, सजावट कुछ नहीं, सिंपल सा, और उस पर अपना खुद उसकी एक औरत रहती थी, वो सेकती थी और वो बेचता था, खिलाता था। और इधर बगल में इतना शानदार काउंटर वगैरह बना के गाड़ी में शुरू किया, लेकिन उसका उतना बढ़िया नहीं रहता था, तो भीड़ नहीं लगती थी वहाँ। फिर उसने क्या किया, इसको धमकाना शुरू किया, तुम पीछे हटाओ अपना ठेला, उधर साइड में कहीं खड़ा करो, यहाँ नहीं करो, यहाँ वहाँ। वो भी बेचारा उधर पीछे चला गया पीछे, तो वहाँ भी पब्लिक लड़कों ने देखा, उसको खोजते हुए पहुँच गया, वहाँ भीड़ लगी रहती थी उसका खाने के लिए। फिर एक दिन ऐसे ही मैं देखा, आया, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया कि तुमको मना किया यहाँ कुछ क्यों नहीं यहाँ खोलते, ये हुआ। फिर वो बेचारा रो के हम लोग को बताने लगा कि देखिए सर, सबको पैसा देते हैं, पुलिस को भी पैसा देते हैं, यहाँ भी खड़ा करने का हमको पैसा देते हैं जो है, और फिर भी सब हमको ऐसे मारता पीटता है कि। तो देखिए ये हाल ये है बिज़नेस का, ये रियलिटी है। इसी तरह से ये तो छोटे स्टेज पे बता रहा हूँ, हर जगह यही है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाना चाहती है। तो
बिजनेस में भी ऐसा ही, बड़ी जैसे रिलायंस वगैरह है, ये नहीं चाहते हैं कि छोटे मोटे कोई हमारे सामने कॉम्पिटिटर खड़े हो सके। मुश्किल से तो ये एयरटेल और ये सब को खड़ा होने देता है, नहीं तो ये लोग का बिजनेस तो पैसे का इस्तेमाल करके, अपना पहुंच का इस्तेमाल करके, अपने कॉन्टैक्ट्स का जैसे भी करके लोग कोशिश करते हैं। जैसे अभी देखिए गूगल या किसी कंपनी पर बहुत ज़्यादा, अभी बहुत बिलियन डॉलर्स का अभी फाइन किया गया है गूगल पर ही। हाँ, गूगल पर अभी अरबों खरबों डॉलर का फाइन लगा है कि दूसरे कंपनियों को इसने घाटा पहुंचाया है अपना जो सर्च इंजन है उसके ज़रिए। ये करता क्या है सर्च इंजन में कि जो इसके माध्यम से ऐड करवाते हैं गूगल का यूज़ करके, उनका तुरंत रिज़ल्ट सामने देगा, और जो लोग दूसरा अपना इसका यूज़ नहीं किए हैं ये एडवर्टीज़मेंट का फैसिलिटी, उसको नहीं दिखाता है सर्च। तो इस तरह से करके ये बहुत दिन से इसकी शिकायत आ रही थी, मैंने भी देखा था, तो उसको लेके अभी इस पर इंटरनेशनल कोर्ट ने खरबों डॉलर का फाइन लगाया है। तो ये अक्सर इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों पर, माइक्रोसॉफ्ट पर कभी फाइन लगता है, कभी इस पर लगता है, कभी उस पर लगता है कि भाई ये लोग गलत तरीके इस्तेमाल करके, टेक्निक या किसी का करके दूसरे को बढ़ने नहीं देते हैं दूसरे को, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए ये आया था कंपटीशन एक्ट, ठीक है। कंपटीशन एक्ट की मतलब सबके बीच एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई अपना स्टेटस का, अपना पैसा का, अपना साइज़, अपना कैपिटल का यूज़ करके दूसरे को दबा दे या दूसरे को पनपने नहीं दे। भाई मार्केट है, सब अपना अपना compete करो, जिसका बेहतर होगा सामान उसका बिकेगा। तो फेयर कंपटीशन ये करने के लिए कंपटीशन एक्ट लाया गया था, जिसके तहत सरकार नज़र रखती है कि कोई कंपनी अपने पैसों का, अपने पहुंच का, अपने इन्फ्लुएंस का, अपने कॉन्टैक्ट करके किसी तरह का गलत कोई रास्ता नहीं अपनाए दूसरे को डाउन करने के लिए, घाटा लगाने के लिए। जैसे देखिए चाइना, जैसे जियो देखिए क्या करता है, 4G में इसने क्या किया था, जियो करता है ये सब चीज़। 4G जब लॉन्च हुआ था क्या किया था जियो ने, कि अपना पूरे देश में एक साथ अपना टावर लगा दिया था। इतना टावर किसी के पास, उस समय लोग दूसरे का टावर उधार लेते थे, अपना टावर थोड़े सबके पास रहता है। तो पूरे देश में टावर लगा दिए और फ्री कर दिया था। जब 4G लॉन्च किया था, साल भर 1.5 साल के लिए फ्री, कहा कि फ्री 4G यूज़ करो। तो सब क्या है, 4G फ्री यूज़ करने के लिए सब जियो का सिम धड़ाधड़ लेने लग गए थे लोग। जिसके पास जो कोई दूसरा भी यूज़ कर रहा था कि भाई फ्री दे रहा है, तो जियो का सिम ले लो, फ्री जियो चलाओ, फ्री 4G चलाओ। फ्री 4G फैसिलिटी दिया, सब कस्टमर छोड़ के आ गए जियो के पास। उतना दिन जो है क्या जियो सेवा दिया, तो उसका खर्च नहीं, फ्री दे रहा था, कस्टमर से तो पैसा ले नहीं रहा था, तो लेकिन पैसा उसको लग तो खर्चा तो हो रहा था। तो वो चूँकि इतना बड़ा उसका नेटवर्क था, अपना नेटवर्क था, और इतना बड़ा उसने कैपिटल लगाया था, तो उसको कुछ लॉस हुआ, बर्दाश्त किया। सारे कस्टमर खींच के आ गए जियो के पास, जियो का सिम, जियो का आदत हो गया। अब उसने 1-1.5 साल के बाद चार्ज लगा दिया कि भाई अब से 4G का ये चार्ज रहे। अब सब जब जियो का सिम ले चुके हैं, सब इतना साल आदत हो गया है जियो का सबको, तो सब जियो कंटिन्यू किए कि ठीक है अब जो है। तो ये क्या इस तरह से सबके कस्टमर को खींच लिया। बाकी जो है उनका कस्टमर चले गए, कंपनियां घाटे में चलने लग गई, बंद होने की नौबत पर आ गई। एक समय इतनी कंपनियां चल रही थी मोबाइल की इंडिया में, आज देखिए गिनी चुनी 3-4 ही रह गई हैं, सब चल गई हवा में इधर उधर। आज देखिए ना कितनी रह, जियो, एयरटेल, VI, जियो, एयरटेल और VI, और कोई भी है क्या पता नहीं। और एक समय गिनिए तो 10-20 का, कोई एयरसेल है, तो कोई ये है, तो कोई हम तो एस्कोटेल यूज़ करते थे केरला में। कौन कौन था कंपनी, कोई BPL है मोबाइल है, कहीं टाटा इंडिकॉम है, कहीं कुछ है, बहुत सारी कंपनियां आ गई थी। टेलीनॉर एक था, हर जगह जाइए तो नई कंपनी दिख जाती थी। और आज देखिए गिनी चुनी 2-3 रह गई, तो सब के सब को बाकी लोग ऐसा घाटा लगा दिए कि बंद हो गई सब।
तो इस तरह का काम जियो करता है। अभी देखिए 5G फ्री किए हुए हैं सब 5G में फंसाने के लिए। और चाइना भी इसी तरह का काम करता है। चाइना भी ऐसा ही किया दुनिया में, अपना गुड्स का पकड़ बनाने का। आज देखिए, आज दुनिया भर में चाइनीज़ गुड्स का पकड़ है। पहले क्या था, जब चाइना का शुरू हुआ था प्रोडक्शन, बाहर में सामान बेचना, पहले चाइना सामान बाहर ज़्यादा नहीं बेचता था, अपना बनाता था, अपने देश में बेचता था। सस्ता और लो क्वालिटी का सामान बनाता था और अपने ही देश में बेचता था, बाहर उसका सामान ज़्यादा नहीं जाता था, थोड़ा बहुत। तो वो सस्ता बनाता था और बहुत ज़्यादा। तो पहले क्या होता था, हम लोग का यहाँ मिलता था चाइनीज़ सामान, हम लोग कुछ कुछ लेते थे। रेडियो वगैरह में लिया था चाइनीज़, बहुत अच्छा आता था। एक चाइनीज़ रेडियो ही बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया आया, इतना बिका 10 बैंड वाला कि क्या बताएं, सब रेडियो को फेल कर दिया। वहीं से शुरुआत हुई थी बाहर इसका सामान बिका। तो चाइनीज़ गुड्स को हम लोग ये जानते थे शुरू में कि भाई इसका कोई भरोसा नहीं। वो कहता था कि दुकान में हम दिखाएंगे ऑन चल रहा है तो, बाकी दुकान के बाहर चले गए नहीं काम कर रहा है तो कोई गारंटी नहीं। जहाँ दुकान में आप ले रहे हैं उस समय हम दिखा देंगे कि चालू चीज़ रहेगा, उसके बाद का कोई गारंटी नहीं। ये हाल था चाइनीज़ सामान। तो लोग जल्दी नहीं लेना चाहता था, जो सस्ता के चक्कर में कुछ लोग लेते थे। चाइना ने क्या किया कि अपना पॉलिसी चेंज किया। उसने देखा कि हमको इकोनॉमी में डोमिनेट करना है, उसके लिए उसने क्या किया, प्रोडक्शन अपना बढ़ाया पूरी दुनिया में बाहर बेचने के लिए, और बाहर बेचना शुरू किया। और इतना कम दाम रखा, प्रोडक्शन कॉस्ट इतना कम किया कि अब आप सोचिए कि बाहर में चाइनीज़ गुड्स जब बिकने लग गया, जो चीज़ दूसरे कोई भी कंपनी की 100 रुपये में आ रही है वो बेचने लग गया 20-25 रुपये में। तो कस्टमर क्या करेगा, कितना ही उसको कोई कहेगा कि अरे चाइनीज़ में क्वालिटी नहीं होता है, ये होता है, वो पैसे का देखेगा कि जहाँ एक 100 रुपये में बिक रहा है, जहाँ 25-30 रुपये में बिक रहा है, वो नहीं लेगा 100 रुपये वाला, वो जाएगा ही उसका मन कि 25-30 वाला ले ले। तो इतना चीप उन्होंने पूरी दुनिया में सामान बेचना शुरू किया, और उसके लिए उनको घाटा लगा, लेकिन उस घाटे को उन्होंने बर्दाश्त किया। क्यों? क्योंकि चाइना में टोटल प्रोडक्शन किसके हाथ में है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास पूरा देश का खजाना है। तो उस खजाने के बल पर ये घाटा सहता गया चाइना गवर्नमेंट, बहुत साल तक सहता गया कि ठीक है हम घाटा उठाएंगे। तो कस्टमर क्या है, धीरे धीरे, और उसने अपना क्वालिटी भी बढ़ाया। दूसरी तरफ प्रोडक्शन का जो पहले उसका क्वालिटी लो रहता था, उसको ठीक ठाक अब क्वालिटी किया। लोग धीरे 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 खींचते चले गए चाइनीज़ गुड्स की तरफ, चीप एंड बेस्ट। हाँ, क्वालिटी बेस्ट नहीं था, लेकिन ठीक ठाक अच्छा क्वालिटी। पहले जो था बिल्कुल कि दुकान से निकलते ही ख़राब भी हो जाए ऐसा क्वालिटी रहता था, वैसे से इम्प्रूव करके अब ठीक ठाक जो है। तो धीरे धीरे लोग हर जगह के उसका चस्का लग गया, सस्ता खरीदने, सस्ता आदत उसका जो। तो आज देखिए जितना आपको सामान है, धीरे धीरे सब कंपनी घाटे में जाने लग गए, उनका सामान बिकना बंद हो गया और मजबूर हो गए कि धीरे धीरे आज देखिए, आज पूरी दुनिया का हर कंपनी का सामान बन रहा है चाइना और उसके आसपास देश, चाहे वो कंपनी कहीं की हो। पहले तो था कि चाइनीज़ कंपनी का ही सामान बिकता था, तो देखा देखी बाकियों ने कहा कि अब हमको धंधा बचाना है तो क्या करेंगे, हमको भी चाइना में ही अपना बनाना पड़ेगा, या चाइना का सामान लेके हम उसको अपना नाम लगा के बेचें। तो धीरे धीरे हर कंपनी मजबूर हो गई कि वो चाइना से या तो सामान ले या चाइना में बनवाए अपना सामान। और आज देखिए वही हाल है, एक चीज़ चाइना और उसके आसपास के देश में बन रहा है, बिक रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबका हालत ख़राब हो गया, सब कंपनी का। सोनी, ये सब कंपनी जो जानी जाती थी अपना क्वालिटी के लिए, अपना प्रोडक्ट्स के लिए, सब जो है, जो जापान में कहीं किसी का था, कहीं कोई था, कहीं कोरिया में था, कहीं कोई था, नोकिया का, सब कंपनी जो है चाइना में बेस्ड हो गई और चाइना से बना बना के अमेरिका, यूरोप सब जगह बेच रही, क्योंकि लोगों को सस्ता। तो चाइना बर्दाश्त किया इतना साल घाटा, क्यों? क्योंकि उसके पास
घाटा सहने के लिए पूरा देश का खजाना था। अगर वो कोई नॉर्मल कंपनी रहती तो वो घाटे में डूब जाती, लेकिन उसके पास खजाना था, वो अपना खजाना ही लगाए हुए था घाटा सहने के लिए कि ठीक है, क्योंकि पूरा देश का उसका देश का रेपुटेशन मेंटेन करना था, उसके लिए वो घाटा सह रहा था। तो ये इसने सभी देशों को आज पीछे धकेल दिया। अमेरिका, रसिया, कितने जैसे बड़े बड़े देश, सबको इकोनॉमिकली वाइज पीछे छोड़ दिया, पॉलिटिकली छोड़ दिया, पावर वाइज भी पीछे छोड़ दिया। आज चाइना है टॉप कंट्री। आज सबसे ज़्यादा चाइना का सामान बिक रहा है, चाइना में बना हुआ, वो किसी भी कंपनी का रहे। आज ये मॉडल बन गया है। कोई चीज़ आप किसी चीज़ की बात, जैसे एसी आप कहेंगे, एक समय था कि जितनी एसी थे सब चाइना ही बन रहे थे, और उसमें भी ज़्यादातर जानते हैं एक ही कंपनी बनाती है वहाँ की, उस पर सब कंपनी अपना अपना ठप्पा लगा के बेचता है अलग अलग। बनाने वाला एक ही है, बेचने वाले कई हैं उसको अलग अलग नाम से। तो फिर बहुत से देशों में हुआ है कि नहीं भाई, अपना अपना हम लोग के यहाँ प्रोडक्शन उसका किया जाए। तो जो कॉम्पिटिटिव है, जैसे इंडिया है और कुछ देश है, वहाँ हो रहा है, नहीं तो ज़्यादातर सब वहीं से जा रहा है, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया, ये सब से बन के जा रहा है। तो इसको भी लेके वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट है, उसमें भी इस तरह की शिकायतें सुनी देखी जाती हैं। ठीक है, अगर कोई कंट्री इस तरह का करे, जैसे यहाँ हमने देखा हमारे कंट्री में कंपटीशन एक्ट लाया गया ताकि कोई बड़ी कंपनी अपना मिसयूज़ नहीं करे, छोटी कंपनी को दबाने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करे अपना बिजनेस इम्प्रूव करने के लिए। इसको हमारे यहाँ कार्टेलिंग भी कहा जाता है। कार्टेलिंग, CARTELLING, कार्टेल बना लेते हैं। जैसे होता क्या है, 2-3 कंपनियां मिल के अपना आपस में साँठगांठ कर लेती है कि भाई जितना है या तो तुम बेचोगे या हम और किसी को बेचने नहीं देंगे। तो वो आपस में एक गठबंधन बना लेते हैं और दूसरों को वो इतना घाटा लगाते हैं कि जो है कोई और अपना सामान बेच नहीं पाता है खड़ा। जैसे आज स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप की बात, स्टार्टअप को खड़ा होने देगा तब ना, कोई क्यों चाहेगा कि हमारा कॉम्पिटिटर पैदा हो जाए एक और मार्केट में। तो ये खड़ा ही नहीं होने देते हैं। तो उसको ये ऐसा कोई नहीं करे, इसको रोकने के लिए लाया गया कंपटीशन एक्ट। और ये लाया गया था राघवन कमेटी, SVS राघवन, शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं राघवन कमेटी, जो है 2003 में इसको मंजूरी मिल गई थी इस कानून को। ठीक है, 2002 में कानून पास हुआ था और 3 में प्रेसिडेंट का इसको मिल गया था एसेंट और लागू हो गया था 2003 से। नेक्स्ट है मॉड वैट विच कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2001 रिप्लेसेस। अब ये पहले का है, अब तो आज ये रहा भी नहीं। पहले जो है, जब फिर देखिए सर्विस टैक्स आया था, मैंने बताया कि एक क्रांतिकारी कदम था। उसके बाद अगला क्रांतिकारी कदम आया था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स हालांकि ये पहले आया था, लेकिन आम जनता के लिए ये बाद में, इसका मतलब अंदर अंदर लगता था कंपनियों पर, लेकिन आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं रहता था। आम जनता की नज़र में फिर ये बाद में आया। तो ये कहते थे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये 86-87 बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद फिर जैसे बताया आपको कि पहले जैसे एक सर्विस टैक्स आया कि भाई अब सामान नहीं, सेवा पर भी टैक्स, कोई तुम किसी को कुछ बताए हो, हेल्प की हो, कोई सर्विस दिए हो, उस पर भी टैक्स लगेगा। उसके बाद है वैल्यू एडेड टैक्स कि आप कुछ वैल्यू एडिशन किए हैं भाई,
जैसे मैं सेब खरीद के लाया, तो सेब का तो मैंने कीमत उसको जो भी है बेच दे दिया, सेब लाया, अब मैं बेच रहा हूँ। तो अब अगर मैं उसको मैंने कहा कि 200 रुपये में ख़रीद के लाया, उसको मैंने पॉलिश करके चमका दिया और 300 रुपये बेच रहा हूँ, तो ये जो 100 रुपया मैंने प्रॉफिट कमाया उस पर भी मुझे टैक्स देना होगा, क्योंकि मैंने उसका वैल्यू एडिशन किया। तो ये भी नया तरह का टैक्स था और ये भी लोगों को इसमें एडजस्ट करने बहुत समय लगा। उसके बाद इसको फिर इसका एक और रूप नया आया, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मॉड वैट। ठीक है, तो मॉड वैट के बाद फिर एक आया सेन वैट, सेंट्रल वैल्यू। कई तरह के टैक्स आए और गए और सब मिला के अब कर दिया जीएसटी, एक नाम। हाँ, तो इतने टैक्स होते थे पहले कि दिमाग कंफ्यूज रहता था। अभी जैसे देखिए मॉड वैट पूछा है, उस समय का आपको जानने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब रहा ही नहीं। उस समय आया था 2000 साल 2000 में, तो उस समय 99 में पूछा गया था क्वेश्चन। मॉड वैट इज़ रिलेटेड टू, तो एक्साइज ड्यूटी से था, और यहाँ भी ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है ऑप्शन। एक्साइज ड्यूटी की जगह इसको लगाया जाता था मॉड वैट या वैट। The transformation of taxes on domestic products into the VAT was first recommended by, ठीक है, VAT डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पर टैक्स को वैट में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये किसने सुझाव दिया था? तो ये भी सुझाव जो है ये राजा चलैया कमेटी ने ही दिया था कि टैक्स की जगह अब, राजा चलैया ही चेयरमैन थे, उन्हीं के नाम पर था। देखिए ये जो है, जैसे पहले बोले ना कि पहले टैक्स लगता था, उस टैक्स को अब कहा वैल्यू एडेड टैक्स करने। पहले क्या था कि भाई आप कोई चीज़ बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं तो उस पर टैक्स। अब कहा कि बना रहे हैं पैदा करने से नहीं, आप अगर उसका वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं तो उसको जो है आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, यानी वैट जिसको कहा वैल्यू एडेड टैक्स। तो हाँ, तो राजा चलैया कमेटी ने कहा था कि अब टैक्सेज को हमको वैल्यू एडिड वैट अब बना देना चाहिए। उन्हीं के सुझाव पर वैट लागू किया गया था। तो ये जो है यहाँ भी चलैया कमेटी, राजा चलैया कमेटी है। फिर देखिए 44 है, ये टैक्स इन इंडिया, सर्विस छूट गया, वहाँ सर्विस टैक्स है, क्वेश्चन में लिख कर लीजिए, सर्विस टैक्स, टैक्स नहीं, सर्विस टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। तो आपको अभी बताया कि 94-95 में ये लगा था चलैया कमेटी पर। इन विच बजट जीएसटी वाज प्रपोज टू बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अप्रैल टू, किस बजट में ये कहा गया था कि 2010 से जीएसटी लागू होगा? तो ये 2006-07 के बजट में कहा गया था कि जीएसटी 2010 से। एक्चुअली जीएसटी का भी क्या है कहानी कि बहुत साल से इसका चल रहा था कि जीएसटी लागू किया जाए, जीएसटी लागू किया जाए, लेकिन इस पर कैसे लागू किया जाए इसका कोई एक प्रॉपर तरीका नहीं निकल पा रहा था। जीएसटी भी बहुत लंबा चला है पार्लियामेंट में बहस इसके लिए, ठीक है, 20-25 साल चला। तो जीएसटी लागू किया जाए ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन कैसे लागू होगा, क्या कानून होगा, कैसे कैसे कीजिएगा, ये सब पर कभी कोई पार्टी साथ छोड़ देती थी, कभी कोई पार्टी हट जाती थी लागू करने से, तो ये लागू नहीं हो पाता था, कानून नहीं बन पाता था। तो फाइनली आके बीजेपी गवर्नमेंट ने जीएसटी को लागू किया। तो ये 2006-07 में भी कहा था उस समय कांग्रेस सरकार ने कि भाई ये लागू किया जाएगा, लागू किया जाएगा, 4 साल 5 साल बाद 2010 से ये लागू होगा, लेकिन फिर वो टलता रहा, टलता रहा। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकम सबसे बड़ा सोर्स क्या है? तो सबसे बड़ा जो सोर्स है आप वो जानिए, डायरेक्ट, यहाँ जो ऑप्शन दिया है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो आपको अभी बताया था, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स और जो आज का जीएसटी है, ये सब डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। तो इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स है, बाकी रेलवे एक्साइज और सेल्स टैक्स नहीं है बल्कि डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। नाउ which is such a tax which is levied by central government but income received from it is divided between the center and state। कहा जा रहा है कि कौन सा टैक्स है जो कि लिया तो जाता है, चार्ज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसका जो पैसे कमाई होते हैं उसको सेंटर और स्टेट के बीच में बांटा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी पूरी तरह सेंटर अपने पास रखता है, कॉरपोरेशन टैक्स भी वो अपने पास रखता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है, एक्साइज ड्यूटी सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में होता है, क्योंकि जैसे एक्साइज का मतलब होता है कि आपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल या किसी तरह का सर्विस गुड्स का इस्तेमाल किया कुछ बनाने में, कोई प्रोडक्शन में, तो उसके लिए आपने देश का संपत्ति का यूज़ किया, देश का नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किया, तो उसके लिए आप सरकार को पैसा देते हैं। लेकिन रिसोर्स की बात आती तो रिसोर्स तो भाई स्टेट का भी है और सेंटर का भी है। अब धनबाद में कोयला मिल रहा है तो वो धनबाद यानी झारखंड सरकार का भी है, लेकिन वो भारत सरकार का भी है। तो इसीलिए उस कोयले के इस्तेमाल पर जो एक्साइज ड्यूटी लिया जाएगा तो वो दोनों को उसमें हिस्सा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट। तो एक्साइज ड्यूटी जो होता है सेंट्रल एक्साइज, वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनमें दो कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। इनकम तो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स एंड एक्साइज। सेल्स टैक्स तो आप जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और एक्साइज ड्यूटी ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो यही दोनों, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, तीनों में है तो ख़त्म हो गया मामला। एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स ये इनडायरेक्ट, क्योंकि सेल्स टैक्स आप जानते हैं इनडायरेक्टली लिया जाता है। सेल्स टैक्स क्या है आपको पता है? जैसे कि आप सेल्स टैक्स, जैसे कोई फ्रिज पर है, सेल्स टैक्स उस पर लग रहा है, फ्रिज का सेल्स टैक्स कौन देता है? वो हम देते हैं, जो कस्टमर है खरीदने वाले, हमसे वो पैसा लिया जाता है, लेकिन जमा कौन करता है? जो दुकानदार जो बेचता है वो जमा करता है सरकार को, लेकिन उसका भार किस पर होता है? हम पर। वो अपना थोड़े, जितना वो अब 2000 फ्रिज रखे हुए आदित्य विजन अपने दुकान में, तो उसका वो भरेगा सेल्स टैक्स? वो क्यों भरेगा? वो थोड़े इस्तेमाल कर रहा है, तो वो लेता हमसे है, भरता वो है, लेकिन आगे वो अपने प्राइस में वो हमसे कलेक्ट कर लेता है उस सेल्स टैक्स को, वो जोड़ के प्राइस में रखता है सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स उसी तरह जो है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जैसे शराब जो है पीते हम हैं तो हम उसका भरते हैं एक्साइज ड्यूटी, जमा वो करता है जो दुकानदार बेचा उसको या जो कंपनी बेचा उसको। तो एक्साइज ड्यूटी ये सब जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में आपको पता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स है, आपको पढ़ाए थे टैक्सेस जो है। देखिए यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, इनकम टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स गिवन आर डायरेक्ट टैक्स वाइल सेल्स एंड एक्साइज आर इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको टैक्स देना पड़ता है, उसी को बोझ सहना पड़ता है। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी का बोझ कोई और क्यों सहेगा उस पर टैक्स का? तो जिसका प्रॉपर्टी उसी को देना पड़ता है। उसी तरह इनकम टैक्स है, जिसका इनकम है उसी को वो टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब डायरेक्ट टैक्स होता है। When was the electronic filing of returns of tax collected at source scheme incorporated as per Income Tax Act 1961? ये जो कहने का मतलब है कि जो हम टैक्स रिटर्न फाइल कर, पहले क्या है कागजी रूप में होता था,
ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में कब से फाइल करना शुरुआत हुआ ये कहा जा रहा है, यानी ऑनलाइन जो होने लग गया। पहले क्या है, इनकम टैक्स ऑफिस में जाके जमा करना पड़ता था, या जो है कागजी रूप में स्वयं जाके जमा करना पड़ता था, तो कागज़ के माध्यम से होता था। बाद में उसको ऑनलाइन कंप्यूटराइज माध्यम से सब होने लग गया। तो ये पूछ रहा है कब से शुरुआत हुई कंप्यूटर ऑनलाइन, इसका 2005 से हुआ था। नेक्स्ट है 50, द डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑफ बैंक्स इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ये देखिए, ये आरबीआई से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताएंगे, आरबीआई पढ़ाएंगे तब। कह रहा है पहले क्या था कि हर चीज़ इंटरेस्ट रेट वो आरबीआई तय करता था, किसने ब्याज कितना ब्याज लेंगे बैंक, ये आरबीआई तय करता था। बाद में कमेटी ने सुझाव दिया कि देखिए आरबीआई से तय करना नहीं, वो बैंकों को अपना अपना तय करने दीजिए, ठीक है। तो वही डीरेगुलेशन कर रहा है। जो पहले रेगुलेशन होता था यानी कंट्रोल्ड था आरबीआई के द्वारा, अब उसको कहा कि फ्री कर दीजिए बैंक को अपना अपना। तो वही कह रहा, द डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑफ बैंक्स इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। तो ये नरसिम्हन कमेटी, बैंकिंग रिफॉर्म्स लाने वाली कमेटी थी, नरसिम्हन कमेटी, ठीक है। नरसिम्हन कमेटी ने बैंकों में बहुत कुछ बदलाव सुधार करने के लिए सुझाव दिए थे। तो आपको बैंकिंग से जुड़ा हुआ आएगा अगर कि हाँ ये किस कमेटी के पर किया था, तो जनरली उसका आंसर नरसिम्हन कमेटी ही होगा। हम्म 1991 में आई थी, और इसने कहा था कि जो हमारे बैंक जो हैं ज़्यादा फ़ायदा नहीं कमा पा रहे हैं, उसका कारण है कि आरबीआई से उस पर टाइट कंट्रोल होता है, तो वो आरबीआई को छोड़ देना चाहिए। बैंकों को अपने आप इंटरेस्ट कितना वो चार्ज करेंगे उस पर उनको फ्रीडम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भंडारी कमेटी इज रिलेटेड टू। भंडारी कमेटी तो ये है, इसका रीजनल रूरल बैंक्स को उसका फिर से रिस्ट्रक्चरिंग करने को लेके इन्होंने सुझाव दिया था। भंडारी कमेटी देखिए, रीजनल रूरल बैंक बनाए गए थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनको कहते हैं। ये ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं, ये जिस चीज़ के लिए गाँव के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए बनाए गए थे, लेकिन ये फ़ायदा बहुत नहीं पहुंचा रहे थे, ये भी घोटाले के अड्डे बन गए थे। तो इनमें कैसे सुधार लाया जाए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, उसके लिए इनमें कुछ बदलाव करने की सुझाव, उसके लिए बनी थी भंडारी कमेटी, और उसके सुझाव पर ये किया गया था। इन विच बजट द कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बजट। देखिए एक नया फिर टैक्स आया था, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये कह रहा है कि ये किस बजट में लाया गया, इसलिए बता रहे हैं। तो आपको बजट जब पढ़ते हैं तो कोई अगर नया टैक्स आया या कोई टैक्स को ख़त्म किया गया, तो वो हमें याद रखना होता है कि इस टैक्स को कब लाया गया या ख़त्म किया गया। ये सब इम्पोर्टेंट बजट में यही सब होता है। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। यहाँ कहा जा रहा है कि किस बजट में, यानी किस साल के बजट में कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको सीटीटी कहते हैं, वो लाया गया था, यानी शुरू किया गया था। तो ये 13-14 के बजट में जो है लाया गया था कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो एक्चुअली पहले क्या था कि जैसे एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह एक कमोडिटी एक्सचेंज है, MCX कहते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो उसमें पहले क्या है कि उसमें डीलिंग करने पर पहले टैक्स नहीं होता था। जैसे शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें आप खरीद बिक्री करते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो कमोडिटी एक्सचेंज था, उसमें डीलिंग करने पर पहले टैक्स नहीं लगता था, उस पर भी बाद में टैक्स लगा दिया गया था कि जो वहाँ भी कमाई करेगा तो उससे उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 13-14 के बजट में लाया गया था।
53 है, अंडर विच वन ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल्स इज फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फिनेंस कमीशन बताए थे अभी आपको, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 में जो है। यहाँ फिनेंस कमीशन के बारे में आपको दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा बॉक्स में। 54 व्हाट इज द शेयर ऑफ बिहार इन डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 15। देखिए अभी लेटेस्ट ये क्वेश्चन है। 15 फिनेंस कमीशन का रिपोर्ट सबमिट हुआ था, मैंने बताया था आपको, इनके सिंह उसके चेयरमैन थे। तो कहा जा रहा है कि ये उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बिहार को कितना % सेंटर से टैक्स मिलना चाहिए। जो टैक्स का बंटवारा होता है राज्यों में सेंटर के द्वारा, तो उसमें बिहार का कितना % हिस्सा है, तो बिहार का है 10.06%। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन ये जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट है क्योंकि ये और बिहार से जुड़ा हुआ है आपको, तो ये ध्यान रखना है। 10.06 बी का मैं फिर समझा दे रहा हूँ। अभी आपने पढ़ा ना कि बहुत सारे टैक्सेस जो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है और उसको जमा कुछ को सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, कुछ को राज्य सरकार लेता है, तो वो टैक्स सेंटर और स्टेट के बीच में बांटे जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है तय कि मान लीजिए 1000 करोड़, मान लीजिए 1000 करोड़ का इनकम हुआ, तो सेंटर और स्टेट में कितना प्रोपोर्शन में बटेगा। तो मान लीजिए सेंटर कहता है कि हम 40% रखेंगे, 60% स्टेट को दे देंगे, तो 1000 करोड़ का 40% यानी 400 करोड़ तो रख लेगा सेंटर, और 600 करोड़ में सभी राज्यों को उसमें बांटा जाएगा। तो उस 600 करोड़ में कितना % बिहार को मिलेगा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। जैसे यहाँ है कि 10.06, यानी कि 600 करोड़ का 10.06 यानी कि जो है इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 636 जो है, यानी कि 63.6 करोड़, 63.6 करोड़ उसमें से बिहार को मिलेगा, जो सभी राज्य को मिलेगा। तो बिहार का हिस्सा है उसमें 10.06%। ठीक है, तो 600 करोड़ में 63.6 करोड़ बिहार को टैक्स, इस तरह से ये। तो फिनेंस कमीशन का रोल यही होता है कि कितना टैक्स बंटवारा कैसे कैसे राज्यों और सेंटर के बीच में होगा, वो ये बताता है। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश का शेयर दिया हुआ है लगभग 18%। 18%, जहाँ बिहार को 10% है वहाँ यूपी को 18% मिलेगा, यानी उसको मिलेगा 110 करोड़ के आसपास, और बिहार को है 63 करोड़। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों को अलग अलग हिस्सा ये फाइनेंस कमीशन के द्वारा तय किया जाता है। एक क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 12th फिनेंस कमीशन। ये पहले का सवाल है, उस समय 12वां फिनेंस कमीशन था, क्योंकि 5-5 साल पर ये होता है। तो 12th फिनेंस कमीशन के कौन हैं, तो उस समय सी रंगराजन जो पहले गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, वो थे 12वें के। ठीक है, 12वें के रंगराजन थे, फिर हुए बिमल जलान, हुए केलकर, हुए ये सब हुए। अभी जो है 15वें में जो है आपके हैं ये NK सिंह। अकॉर्डिंग टू 14th फिनेंस कमीशन द परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट्स इन नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स शुड बी। देखिए अब फिर 14वें पर आ गया सवाल, 2017 का है। कह रहा है कि 14वें फाइनेंस कमीशन के अनुसार कितना % शेयर मिलेगा स्टेट को। ये समय समय पर बदलते, ये टोटल स्टेट्स की बात कह रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि 40 और 60, तो यहाँ ये कह रहा है कि कितना % शेयर कहा था 14th फिनेंस कमीशन में, तो ये था 42% था। ठीक है, ये तो हम लोग को सब सामने की बात है।
42% कहा था बढ़ा के। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 14th फाइनेंस कमीशन के वाई बी रेड्डी थे, 14वें के थे वाई बी रेड्डी और 15वें के हुए एन के सिंह। ये भी वाई बी रेड्डी भी पहले आपका गवर्नर थे आरबीआई के। तो 13वीं के थे केलकर, 13th फाइनेंस कमीशन में थे केलकर, उनके बाद वाई बी रेड्डी। केलकर के पहले थे जलान, नहीं सॉरी 12वीं के थे ये रंगराजन, उनके पहले थे बिमल जलान 11वीं के। 57 In the year 2006-07 the development expenditure of Bihar in its total expenditure was। देखिए ये पूछ दिया है कि बजट में जो टोटल खर्च किया जाता है तो वो उसमें जो टोटल खर्च में कितना परसेंट डेवलपमेंट यानी प्लान एक्सपेंडिचर है, कितना परसेंट उसका प्लान एक्सपेंडिचर है। तो ये 60% था, ठीक है 60% 2006-07 में, यानी टोटल खर्च का 60% जो है अलग अलग प्लान पर खर्च किया जाना था और 40% जो था वो नॉन प्लान सैलरी ये सब में, एक सैलरी अलाउंस ये सब में दिया जाना था। 1 मिनट रुकिए, ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का। हेलो, आप प्लानिंग वाला सब रिवाइज किए थे? चलिए तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्लानिंग का भी। आइए प्लानिंग तो चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं। प्लानिंग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स, बताइए इनमें कौन कौन से जो है वो 5-year प्लान के, इन जनरल कोई एक प्लान की बात नहीं किया है बट इन जनरल कहा है कि इनमें कौन कौन से जो है वो गोल थे 5-year प्लान के। देखिए 68वीं का सवाल है। नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 मॉडर्नाइजेशन, नंबर 3 सेल्फ रिलायंस, नंबर 4 लिटरेचर। बताइए लिटरेचर कब आपको बताया? ध्यान नहीं देते हैं। फिर जाना हुआ सवाल ऐसे ना गड़बड़ी कीजिएगा जी, हड़बड़ी में ध्यान से देखिए लिटरेचर कहाँ है, ध्यान से देखिए। इसलिए बोले आप जान रहे हैं सवाल बहुत आसान सवाल है, लेकिन हड़बड़ी में आप बोल गए कि सब है, ठीक है। तो इसमें ग्रोथ तो रहा ही है हमेशा, आपको मॉडर्नाइजेशन भी रहा है, सेल्फ रिलायंस भी रहा है, लिटरेचर जैसा कोई गोल हम लोग कहीं नहीं देखे, ठीक है। तो ये नहीं। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप, ठीक, डेट याद है 15 मार्च। चलिए द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, अरे ये ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन नहीं देखते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है कभी भी,
ऑफिस की वजह से चेयरमैन कौन होता है प्लानिंग कमीशन का? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वहाँ देखिए वो प्लानिंग मिनिस्टर भी दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए पीएम का। तो पीएम का मतलब हड़बड़ी में लोग प्लानिंग मिनिस्टर कोई कर देगा, ठीक है, ये नहीं, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी आपको करवाया, नीति आयोग कब आया? देखिए आपको बताए थे कि 14 में सरकार आई, प्लानिंग कमीशन ख़त्म किया 14 में, और 1 जनवरी 2015 से नया साल शुरुआत से नीति आयोग आ गया था, लागू हो गया था 1 जनवरी 2015। 14 में ख़त्म किया और नया साल में नया दिन से शुरू हो गया नीति आयोग। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग विच इज़ एन इकोनॉमिक पॉलिसी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NITI? देखिए 64वें में पूछे हुए नीति का फुल फॉर्म क्या है बताइए। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। छठा सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज CEO ऑफ नीति? ये देखिए करंट से क्वेश्चन है, उस समय का करंट। उस समय अमिताभ कांत थे, अभी इससे पहले। अभी तो जो है आपके कौन है करेंटली? अभी जो है BVR सुब्रमण्यम, अभी बताए थे, कल ही आपको बताए थे। ठीक है, नीति आयोग के अभी हैं सुब्रमण्यम। इससे पहले थे जो है अमिताभ कांत थे। ठीक है, अमिताभ कांत के बाद अय्यर बने, अय्यर के बाद बने थे सुब्रमण्यन। तो उस समय अमिताभ कांत थे, मोदी ने बनवाया था। इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स बिहार स्कोर्ड, हेल्थ इंडेक्स में बिहार का क्या स्कोर था? देखिए पूछा है 65वीं में। तो ये सब नीति आयोग का रिपोर्ट वगैरह आएगा, अगर करंट में दिखता है तो उसको नोट कर लेना है। तो यहाँ जो है 32.11 इसका स्कोर था बिहार का। इसमें पढ़ लीजिए, इसमें बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर देखिए विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? पहले के बारे में पूछा गया है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होता था उसमें ये कौन नहीं इनमें से होता था? सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग। तो देखिए आपको बताए थे प्लानिंग कमीशन जब था तभी होता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जब प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया तो ये भी ख़त्म हो गया। तो जब प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया तो इसमें कहाँ से रहेगा कोई नीति आयोग का? तो नीति आयोग का तो मतलब ख़त्म है। बी ऑप्शन है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये भी नहीं। मैंने आपको बताया था कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होता था उसमें कौन कौन होते थे? उसमें जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स होते थे वो होते थे, नहीं सॉरी वो भी नहीं होते थे। इसमें आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, ये सिर्फ होते थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इसलिए इसमें इनमें से कोई भी नहीं होता था। 9th क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट रोलिंग प्लान। देखिए पूछा है ना रोलिंग प्लान के बारे में। ए प्लान फॉर करेंट ईयर विच इंक्लूड्स एनुअल बजट। ठीक है, ए प्लान फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स से 3, 4 और 5, ये तो नहीं होता था। इट इज़ रिवाइज्ड एवरी ईयर, ये होता है। ए पर्सपेक्टिव प्लान फॉर 10, 15, 20 ईयर, नहीं। इसमें बोला विच ऑफ अबव आर करेक्ट, फर्स्ट होता है और थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड का ऑप्शन बी है इसमें। ठीक है, आंसर बी है, ये डी में स्प्रिंट है। ठीक है, अच्छा नहीं, इसमें चारों होंगे, चारों होंगे।
चलिए उसको देख लीजिएगा, थ्योरी जो आपको कराए थे उसमें रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए कभी कभी, हमेशा नहीं पूछता है, बोला है कभी 4-5 साल में एक बार पूछ लेता है, लेकिन उसको भी देख लेना है, क्या करेगा, एक सवाल का बात है। विथ रेफरेंस टू बेयर नेसेसिटी, हालांकि हम तो इतना डिटेल नहीं लिखवाए थे, लेकिन पूछ दिया है आपसे, क्या करें। विथ रेफरेंस टू बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, ये तो अभी आपका सवाल है 67 का। कंसिडर द फॉलोइंग, द इकोनॉमिक सर्वे हैज़ कम अप विद बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स एट रूरल एंड अर्बन लेवल्स। BNI has been created for 2018 only for all state. BNI is based on 26 indicators. BNI consists of 6 dimensions. तो इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है ये ऑप्शन, कि 2000 क्या बात है, उस साल के सर्वे में 2020-21 के सर्वे में ये आया था बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, और ये 26 इंडिकेटर्स इसमें शामिल किए गए थे। 26 बातों को, 26 फैक्टर्स इसमें शामिल किया गया था। बस ये 2 बातें सही हैं। फिर देखिए, द रोलिंग प्लान कंसेप्ट इन नेशनल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। रोलिंग प्लान कौन इंट्रोड्यूस किया था, याद कीजिए, बताए थे। लुढ़कता प्लान कौन किया था, लुढ़कता सरकार। कौन था लुढ़कता सरकार, जनता गवर्नमेंट, जनता दल जो था उस समय, तो अपना ही नहीं पता था कब रहेंगे, तो इसलिए प्लान भी रोलिंग करता हुआ बनाया था कि जितना लुढ़क जाएगा लुढ़क जाएगा। नंबर 12, ड्यूरिंग 12th 5-year प्लान विच वन ऑफ फॉलोइंग एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट टारगेट वॉज एनविसाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। 12वीं प्लान, यानी जब ख़त्म हुआ और कांग्रेस का और भाजपा आ गई, 2012 से 17 का था, लेकिन 14 में ही निपटा दिया बीजेपी ने। तो उस समय की कहा गया कि क्या टारगेट रखा गया था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो मैंने आपको बोल ही दिया था कि 4% जनरली टारगेट रखा गया, हमेशा 4% एग्रीकल्चर सेक्टर का, लेकिन उतना हो नहीं पाता है, तो 4% ही रखा गया था। 4.5 तो रखेगा जब IIT वाले खेतीबाड़ी करने लगेंगे तब। तो 4% रखा गया था। हमारे बेचारे गरीब किसानों के द्वारा इतना ही ग्रोथ रेट हो सकता है एग्रीकल्चर में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ 11th 5-year प्लान इज़, देखिए आपसे पूछा है 11वें 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था। उस समय का करंट है, 2008 में सवाल आया, क्योंकि 7 से 12 तक का ये था प्लान, 11th जो है। तो आपको लिखवाए थे फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो यहाँ जो है इसमें पूछा है और इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऑप्शन दिया है, तो बी हो जाएगा, क्योंकि उसका थीम था टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ जो वर्ड है, क्योंकि उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ पर उस समय फोकस होता था कि गरीब छूटे नहीं, गरीब को भी फ़ायदा मिले सरकार का। 14th है, विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 6th 5-year प्लान। देखिए आपको लिखवाए थे हम डिटेल इसमें कि 6th 5-year प्लान में कौन कौन से स्कीम लॉन्च किए गए थे। तो उस समय आपको बताए थे IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलप, आपको लिखवाया गया नोट्स में, देखिए। तो IRDP और भी कई सारे स्कीम जो है, SGSY और कई जो है वो किए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट पहला नाम यही आपको लिखवाए थे 6th 5-year प्लान में जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आज तक चल रहा है अलग अलग नाम से। तो 2019 में आपको 65वीं में पूछ दिया है कि कौन सा प्लान लॉन्च हुआ था 6th। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महालनोबिस प्लान मॉडल अडॉप्टेड इन इंडिया एम्ड एट, ये भी आपको लिखवाया हुआ है। सेकेंड प्लान जो था हम लोग का महालनोबिस प्लान था, मॉडल पर था, तो उसमें किस चीज़ पर फोकस किया गया था, तो आपको पता है सेकंड प्लान हमारा हैवी इंडस्ट्रीज़ पर था। फर्स्ट प्लान जो था वो एग्रीकल्चर पर था, सेकंड प्लान जो था वो था हैवी इंडस्ट्रीज़ पर। तो यहाँ सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्रीज विच वर कैपिटल इंटेंसिव, तो लिखवाया हुआ है सब उसी से क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन, ये भी आपको लिखवाए थे, अलग से बाद में लिखवाए थे, हैरोल्ड डोमर मॉडल,
याद आ रहा है? हाँ, हेरोडोमर मॉडल उसको कहते हैं फर्स्ट, जो कि एग्रीकल्चर में जिसमें फोकस था उसको हेरोडोमर मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडिया वाज। देखिए आपको पूछ दिया है प्लान हॉलीडे किस पीरियड को कहते हैं, तो 66 से 69 लिखवाए थे आपको कि इस समय कोई रेगुलर प्लान नहीं चला था बल्कि एनुअल प्लान्स चले थे, इसलिए इसको हम लोग प्लान 5 ईयर प्लान इस समय लागू नहीं था 66 से 69, इसलिए प्लान हॉलीडे कहते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज सेपरेट एनुअल प्लान्स। देखिए इसमें पूछा है किन प्लान्स को एनुअल प्लान की तरह चलाया था, तो 90, 91 और 91, 92। ठीक है, आपको सब लिखवाया हुआ है, बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मच डिमांड ऑफ ग्रांट्स इन एनुअल बजट आर प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। ये भी देखिए आया था क्वेश्चन 67वीं में, इतना डिटेल पूछा है कि आपको ये मैंने दिया था, इसलिए क्वेश्चन भी आ चुका है। मैंने आपको पूरा एक बार डिमांड ऑफ ग्रांट्स भी भेजा था, तो कितने डिमांड्स उसमें टोटल, यानी मिनिस्ट्री वाइज डिमांड बनते हैं, डिपार्टमेंट वाइज डिमांड बनाए जाते हैं बजट में। जो बजट डिमांड जाती है सरकार की तरफ से, इस मंत्रालय में इतना चाहिए इतना चाहिए, तो ऐसे कितने डिमांड टोटल होते हैं, तो उसको जो है 19 का आंसर है आपका नन ऑफ अबव, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि वो होता है जो 102 होता है डिमांड टोटल, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। 102 डिमांड जाता है टोटल, यानी 102 विभाग के हिसाब से बनता है डिमांड 102। विच 5 ईयर प्लान पीरियड इन द इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन पूरा नहीं प्रिंट है। फर्स्ट प्लान, तो फर्स्ट प्लान जो है एग्रीकल्चर पर था, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, कुछ मिसप्रिंट है। चलिए, द फाइनल अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान इज गिवन बाय। कौन देता है फाइनल अप्रूवल 5 ईयर प्लान को? बताए थे आपको, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसका काम ही यही है कि भाई प्लानिंग कमीशन ने सुझाव दे दिया, अब पीएम और सारे सीएम बैठते हैं उसको पास करने के लिए, उस पर बहस करने के लिए, तो उसी को एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, वही अप्रूवल देता है। हु फाइनली अप्रूव्स द ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। द महालनोबिस हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्लान वाज अपोज्ड बाय वेजगुड डेवलपमेंट्स प्लान हुज मेन ऑथर वाज। चलिए थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट मैनेजर वाले में इन डेप्थ का क्वेश्चन हमारी ज़रूरत का नहीं है बिल्कुल, नहीं पूछेगा। 24 द सर्वोदय प्लान वाज प्रपोज्ड बाय। ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर का है और मैंने छोड़वा दिया था आपको, ऐसे ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था सर्वोदय प्लान। जैसे मैंने आपको बॉम्बे प्लान लिखवाया था और उसके बाद इधर लिखवा, उस समय आज़ादी के पहले और उसके तुरंत बाद जो है कई सारे जो हमारे देश के बड़े बड़े विचारक थे, नेता थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से कुछ प्लान दिए थे। एक गांधीयन प्लान था, एक सर्वोदय प्लान था, इस तरह से कई लोगों का था जो कि सरकार के सामने सुझाव दिए गए थे कि हमें इस तरह से विकास करना चाहिए। अब नेहरू ने उनको तो नहीं माना, 5 ईयर प्लान जो अपना लेके चले अलग ढंग से, तो उसमें एक गांधी प्लान भी आया था, एक सर्वोदय प्लान जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो यहाँ पूछ दिया है प्रोजेक्ट मैनेजर में उसमें। चलिए, तो यहाँ जो है हम लोग इसको कर लिए और कुछ आगे मिलेगा देख लेंगे। आप कल